मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्य योजना के अंतर्गत तृतीय चरण में कनोहरलाल महिला महाविद्यालय की महिला रोकथाम एवं उत्पीड़न समिति द्वारा आज ये ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान रखा गया है और यहाँ पर उपस्थित मैं अभी अपने महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताओं छात्राओं का स्वागत करती हूँ और विशेष रूप से हमारी जो अतिथि व्याख्याता यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। महिला उत्पीड़न एवं रोकथाम समिति की समन्वय आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना मैम को मैं आगे का कार्य सौंपती हूँ मंच कि वो इस कार्य को प्रारंभ करें और स्वागत करें हमारे अतिथि का। किसी कार्यवश हमारी प्राचार्य जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं और जैसे ही उन्हें समय मिलेगा वो हमारे संग ज्वाइन करेंगी। धन्यवाद डॉक्टर वेणु जी, आपका बहुत धन्यवाद। और इस मिशन शक्ति अभियान में मुझे अपने साथ वुमेन हैरेसमेंट एंड प्रिवेंशन सेल को लेने के लिए धन्यवाद देती हूँ आपका। उससे पहले मैं अपनी आदरणीय प्राचार्य जी को भी जो हमारे साथ उपस्थित होते हुए डिजिटल माध्यम से मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें देख रही होंगी, तो उनको पुष्प स्वागत स्वरूप भेंट करती हूँ। और इसके साथ ही अपनी अतिथि डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी जो स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मेरठ में रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका अभिनंदन करती हूँ और दीपक जी से अनुरोध है कि वो उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें डिजिटल रूप से। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम में अतिरिक्त समय न लेते हुए संक्षिप्त परिचय डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी के विषय में देना चाहूँगी। जो आज जो एक महत्वपूर्ण विषय है कन्या भ्रूण हत्या, ये उनका विषय है जिस पर वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ के रसायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने विभिन्न सेमिनारों के अतिरिक्त इंटरनेशनल सेमिनार में भी अपना पेपर प्रस्तुत किया है। आपको अनेक राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत भी आपको सम्मानित किया गया है और आप व्यवहारिक एवं कैरियर काउंसलर के रूप में भी कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा संचालित अभ्युदय योजना के अंतर्गत एवं जेई के विद्यार्थियों को आप रसायन विज्ञान पढ़ाती हैं। तो मैं आगे डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी से चाहूंगी कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें और इस सत्र को आगे क्रियान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेणु जी और ज्योत्सना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एक ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कन्या भ्रूण हत्या मैंने टॉपिक इसलिए लिया कि मैं इसे बहुत से नाटक करती आई हूँ। आपको पीछे मेरे बैनर से शो भी हो रहा होगा। तो चाहे समस्या कन्या भ्रूण हत्या की हो या बच्चों की पढ़ाई की हो या महिलाओं की हो, सब जगह एक विभिन्नता देखी जाती है। सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या पे हम बात करते हैं कि ईश्वर की दी हुई सौगात है बेटियां, ईश्वर की दी हुई सौगात है बेटियां, नाजुक नरम सा जज्बात है बेटियां, जनक के घर में जैसे हैं खुशबूदार हैं बेटियां। मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी दिखाती हूँ। उसके बाद कि जो कन्या है हाँ, तो कन्या भ्रूण हत्या पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करती हूँ आपको
कि 1980 में सोनोग्राफी की पहल हुई, जिसके कारण केवल हमें बच्चों को ये देखना था कि उनमें कोई विकार तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कन्याओं का भ्रूण हत्या होने लगी और धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि कन्याओं में और लड़कों में रेशो का बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा। उसके बाद सरकार ने 1994 में एक अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा उन्होंने उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई कि कन्याओं को कन्या का भ्रूण हत्या नहीं कराया जाए। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका, कम तो हुआ। हाँ, मेरी आवाज ऑडिबल है? माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप बोलते रहिए रेणु जी। तो उसके बाद 1994 में एक अधिनियम जारी हुआ, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टरों पे भी रोक लगाई, जो डॉक्टर इसका उपयोग गलत उसमें करते थे कि उनका भ्रूण हत्या के रूप में। मैं 2-3 स्टोरियां सुनानी चाहती हूँ, इसलिए जिससे लड़कियों में मुझे जोश भरना है। चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या की बीमारी हो, मतलब कोई परेशानी हो, या आजकल जो बच्चों में मेरे पास, मैं काउंसलर भी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, क्योंकि उनके साथ मिसबिहेव होता है लड़कियों के साथ। मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। तो एक अहमदाबाद की लेडी थी, ये बात नहीं है पढ़े लिखों में, ये पढ़े लिखों में भी मानसिकता होती है कि पढ़े लिखे भी अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। ये अहमदाबाद की एक लेडी की कहानी है, जो डॉक्टर, जिनके हस्बैंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जिनके पति ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उनके ससुर एक डिग्री कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनके जो मदर इन लॉ थी वो वीसी थी, एक कॉलेज में वीसी थी, और उनकी 2 नंदे थी, वो पीएचडी थी। जैसे ही उनको सोनोग्राफी से पता लगा उनके पेट में ट्विंस हैं और दोनों लड़कियां हैं, तो उन्हें अबॉर्शन कराने के लिए उन्हें फोर्स करने लगे उनके ससुर वाले। वो बहुत मुश्किल में कैसे ना कैसे करके अपने घर आई, और उसके बाद जब ट्विंस को जन्म हुआ, फिर अपनी जब ससुराल आई, तो उनकी मदर इन लॉ ने पता है क्या किया, वो उन्होंने अपनी एक बेटी को, जो आजकल एक कबर्ड से ब्लैंकेट आते हैं उसके अंदर बंद करा, तो उन्होंने उससे ये कहा कि मुझे दे दे। वो बड़ी सरप्राइज हुई कि मेरी सास मेरी बेटी को मांग रही है, उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने जीने से उस टोकरी पे धक्का लगा दिया नीचे के लिए। तो ये पढ़े लिखों की बात है, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, पढ़े लिखों की बात भी है। दूसरे पढ़े लिखों की बात, एक फौजी की एक लड़की थी 14 महीने की, दूसरी भी एक लड़की हुई, तो 2 दिन बाद उसने उस लड़की को पानी में डुबो के मार दिया, पानी में डुबो के, 2 दिन की लड़की को। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पढ़े लिखा ही ये काम, कि अनपढ़ तो सुना है कि अनपढ़ों में ये काम करते हैं, लेकिन पढ़े लिखा होके उनका जो माइंड है ये विकसित नहीं होता। वो पढ़े लिखे ना होकर भी अपने माइंड को विकसित नहीं करते, और अनपढ़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम ये बात यहाँ नहीं करते कि पढ़े लिखों की बात है या अनपढ़ों की बात है, ये कहीं भी कुछ भी हो, ये केवल हमारे दिमाग की मानसिकता है कि जो हमें अच्छा या बुरा करने पर मजबूर करती है कि हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं और बताती हूँ आपको कि मेरे एक स्टूडेंट एक मेरे पास आई, वो उसको पोलियो था और वो किसी गांव से पढ़ने आती थी। अब जब पढ़ने आती थी तो उसके एक पैर में पोलियो था, उसको चलने में दिक्कत होती थी। तो वो एक दिन, क्योंकि मैं जैसे काउंसलर हूं तो बच्चे मेरे से अपनी प्रॉब्लम आके शेयर करते हैं, तो उसने मेरे से अपनी आके प्रॉब्लम शेयर की कि मेरा छोटा भाई है, एक हम बहन भाई हैं, और मेरे भाई में इतना डिफरेंस किया जाता है। मैं पढ़ने आती हूँ तो ये कहा जाता है कि तुम घूमने जाती हो, मैं बहुत मुश्किल में पढ़ने आती हूँ, और मेरी मम्मी को घर का काम, मतलब रसोई का काम नहीं करने दिया जाता उनको। उसकी मम्मी जबकि बड़ी थी, उसकी चाची थी, तो वो घर का काम, वो रसोई का काम वो करती थी, उससे बर्तन कराती थी, सफाई कराती थी, रसोई का काम नहीं कराती थी। इट मीन्स वो अपने बेटे को, अपनी बेटे को तो सब प्यार करते थे, सब कुछ, सास भी उसकी प्यार करती थी, चाची भी, चाचा भी, हर कोई प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटी को कोई प्यार नहीं करता था। वो इवन अपनी बेटी को कोई चीज उठाकर भी नहीं दे सकती थी किचन में से। तो एक ही घर में होते हुए कन्या भ्रूण हत्या की बात है, और एक समानता, बेटे बेटियों में समानता नहीं होती, इसकी भी कितनी बड़ी बात है। तो इन सबको हमें निवारण भी करना है, और निवारण का एक ही तरीका होता है कि हमें अपने आप से मजबूत होना है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आती हैं, बेटियों को पढ़ने के लिए फीस के लिए मना किया जाता है कि हम पे फीस नहीं है। तो मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया, कुछ बच्चों की
फीस भी कराई कि नहीं आपको इसका इनिशिएटिव लेना है। तो बहुत सारी समस्या आती हैं, लेकिन इन समस्या एक और स्टोरी, एक लेडी का 8 बार 6 साल में 8 बार अबॉर्शन हुआ कि उसकी लड़की थी। वो बहाने से उसको लेके जाते थे और वहां इंजेक्शन लगवाते थे, बाद में उसको पता लगता था मेरा अबॉर्शन हो गया। 6 बार वो बोलती थी, कोड वर्ड में वो उसका आंसर देते थे, कोड वर्ड में बताते थे कि लड़का हुआ है तो जय कृष्णा, लड़की हुई तो जय माता। जब 6 साल के बाद उसको ये पता लगा कि मेरे जो बार बार ऐसा करते हैं, तो उसने 7वीं बार 7 महीने का होने के बाद भी उसको नहीं, अपने घर में नहीं बताया। वो अपने घर गई, उसके बाद उसने वहां उसको लड़की को जन्म दिया। 3 महीने तक उसके ससुराल वाले इसको देखने नहीं आए और अब भी उनका केस चल रहा है कि उन्हें लड़की नहीं चाहिए। एक टीवी पे भी प्रोग्राम आ रहा है नीमा, अगर किसी ने देखा हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस, अगर किसी ने नीमा प्रोग्राम देखा हो। तो नीमा में भी यही दिखाया है, उसके एक सिक्किम से लड़की आती है और 3 लड़कियां हो जाती हैं, तो उसकी सास दूसरे उसका बेटे का दूसरा विवाह करती है। तो ये टीवी के माध्यम से जो कहानी दिखाई जा रही है, ये भी बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैं इन सच्चाई से रूबरू हूं, इसलिए मैं इस नाटक है या नहीं देखा। अच्छा, जिसने भी देखा है, मैंने भी पहले 1-2 एपिसोड देखे थे, तो जब दूसरा एपिसोड देखा तो बात समझ में आई। तो यहां से हमें बात समझ में आती है, तो जो हमारा कारण है, चाहे वो कारण महिला उत्पीड़न हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, या लड़कियों का असमानता का हो, ये सब एक पुरुष की मानसिकता है। एक पुरुष की नहीं, मैं कहूंगी पुरुष की ही नहीं, एक लेडी की भी मानसिकता है। जो सास है वो अपनी ही बहू की को उजाड़ने में लगी है, जबकि वो एक महिला है। एक महिला होकर वह महिला का दर्द नहीं समझ रही। तो पुरुष मानसिकता के साथ साथ ये महिला की मानसिकता भी है। अभी ये मेरे घर के पास एक मेड है, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं देश तो नहीं सुधार सकती, अपने आसपास को सुधार सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के बच्चों का मिशन लिया कि मैं इनकी प्रॉब्लम को सुनूं और दूर करूं अपने आसपास। मेरी मेड है, उसके हस्बैंड, उसकी लड़की 5 साल की लड़की, उसे घूंसों से मारते हैं, उसे लातों से मारते हैं। बीवी को तो मारते ही मारते हैं, उसकी वाइफ को भी, बेटी को भी मारते हैं, 5 साल की लड़की को। तो जो एक लड़का 5 साल की लड़की को मार रहा है, तो सोचो उसके जो मानसिकता कितनी विकार है। हमें मानसिकता को दूर करना है। योगी जी ने हालांकि इन चीजों को दूर करने के लिए लड़कियों के लिए दहेज प्रथा, जो हमारी दूसरी कंडीशन है, पहला हमारा कारण है मानसिकता, जो पुरुष की नहीं, मैं महिलाओं की भी कहूंगी कि महिला की दुश्मन है। दूसरी दहेज प्रथा, कि वो सोचते हैं हम दहेज कैसे देंगे, इसलिए भी वो लड़कियों को नहीं चाहते। तीसरा उनकी सुरक्षा, कि हम लड़कों को तो कहीं भी भेज सकते हैं, सुरक्षा हम लड़कियों की कैसे करेंगे। चौथा, कि लड़का तो हमें कमा के लाएगा और लड़की हमें क्या देगी, जबकि लड़कियां एक नहीं 2-2 घर को दो घरों को रोशन करती है। सब जानते हैं, हर जगह राधा का नाम पहले लेते हैं, हर किसी भी आप पूजा का नाम ले लीजिए, हर जगह लेडी का, भगवान का नाम पहले है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। तो फिर भी इन मानसिकताओं को हमें दूर करना है। और जो इसके कारण है, हम अशिक्षा, कि हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। पहले तो बात थी कि हम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, अब हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। हमें लड़कियों को पढ़ाना है। अगर लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी तो वो कंधे से कंधा मिला के अपने ऊपर उठाए हुए जो उनपे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे महिलाओं पे हो रहा है, चाहे कन्याओं पे हो रहा है, और चाहे भ्रूण के लिए किया जा रहा है, सब पे वो, अगर वो शिक्षित है तो वो इनको दूर कर लेगी। रूढ़िवादिता, जो लोग रूढ़िवादी हैं, सोचते हैं कि अगर पहर की लड़की हो गई, रूढ़िवादी मैं यही कहूंगी कि लेडीज की ही जो महिला को है। तीसरा, लिंग भेदभाव, कि लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, अभी बताऊंगी। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लड़के लड़कियों में दुर्व्यवहार, दहेज प्रणाली, खराब स्वास्थ्य और पोषण, लड़कियों को जब अच्छा सा खाना पीना नहीं दिया जाता, तो ये सब। अब इसके लिए जो हमें निवारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार से बात करनी है। ये हमें तो ये हो गई एक बड़े लेवल पर, जो हमें ग्रामीण लोगों से बात करनी है। हमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना है। इसका भी लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। जो सरकार ने बनाया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए, ये इसलिए बनाया जिन लोगों पे अत्याचार होते हैं,
पर जिन लोगों पर अत्याचार नहीं होते, जो वेल टू डू हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो भी अपनी फैमिली में अपना अधिकार मांगने लगती हैं। तो उन्हें अधिकार तो खैर नहीं मिलता, उन्हें परिवार भी छूट जाता है। जहां कमी होती है वहां बात की जाए तो ठीक है, बहुत से लोग मीडिया के जरिए नाटक करते हैं कि इस प्रथा को रोकी जाए, और पोषण की उन्हें सुविधाएं जो कि समय समय पर की भी जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1901 में 1000 पर 1972 की 1000 लड़के थे, तो 1972 में 972 लड़कियां थी। जो 2001 में लड़कियों की संख्या 933 रही। कहने को डिफरेंस केवल ये 40-45 का था, लेकिन अगर हम पूरी जनसंख्या की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा का बैठता है कि लड़कियों की भ्रूण में हत्या की जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो लड़की है, लड़की हो या लड़का हो, भ्रूण में 1 महीने के बाद भी उसका हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। डू यू नो? अगर आप जानते हो तो यस लिखिए कि कन्या का 1 महीना में वो दिल, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, 1 महीने के बाद उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। 3 महीने बाद उसके सारे अंग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि 1 महीने में दिल धड़कना शुरू हो जाता है और 3 महीने बाद उसकी हृदय की उसके सब बॉडी अंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पता है क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जैसे कि बच्चा बाहर खेलता है, ऐसे ही बच्चा अंदर सुरक्षित होकर खेलता है, हाथ पैर मारता है, जो एक माँ महसूस कर सकती है। और जब उसका कोई भी भ्रूण हत्या करता है तो उसको जैसे कि नाटकों में दिखाते हैं कि वो भ्रूण बोलता है, तो वो सत्य है। वो अंदर वो फील करता है। आप प्यार से उसको प्यार करोगे तो वो प्यार महसूस करता है, गुस्सा करोगे तो गुस्सा महसूस करता है। ये सब बातें माँ ही फील कर सकती है, क्योंकि जब वो अंदर किलकारियां मारता है तो माँ महसूस करती है। तो हमें इन चीजों को रोकना है। अब इन चीजों को जो मैंने बताई, एक सरकार ने कन्या योजना भी शुरू करी है, जो बच्चे के जन्म 6 उसमें पैसे देती है कि अगर बच्चे का जन्म के समय 2000 देती है, उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तब 2000 देती है, उसके बाद जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तब 2000 देती है, उसके बाद जब बच्चा 5th क्लास में आता है तब 2000 देती है, उसके बाद जब बच्चा 9th क्लास में आता है तब 2000 देती है, उसके बाद जब बच्चा 12th क्लास में आता है तब 2000 देती है, उसके बाद अगर बच्चा 12th क्लास के बाद कोई वोकेशनल कोर्स लेना चाहता है उसके बाद भी वो 2000 देती है। तो ऐसे 2000 जो योगी जी की जो सुमंगल कन्या है वो 6 चरणों में 2000 रुपए देती है। दूसरी जो योगी जी की एक है, ये तो सुमंगल कन्या है, एक कन्या मंगल जो शादी के लिए दी जाती है, वो भी 50 से 1 लाख तक दी जाती है। उसका पहले से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके साथ शादी के साथ कार्ड लगाया जाता है। अभी मैं और बात बताऊं आपको, हमारे घर के पास भी एक मेड है जो 15 साल की थी, उसकी शादी के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन विरोध करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। विरोध करने के लिए, अच्छे काम के लिए, विरोध के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए कि हम उसके पेरेंट्स को समझा सकें। बहुत से पेरेंट्स तो पढ़ाने के लिए भी राजी नहीं होते। और तो और मैं सैनिटरी पैड बांटती हूँ। मैंने अपनी कॉलेज, जहाँ मैं स्माइल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, आसपास वहाँ गलियां हैं, तो मैं वो बांटने गई। तो पहली बात तो मुझे, जब पहली बार मैंने बांटना शुरू करा तो मुझे बहुत अपने आप में ऑकवर्ड फील हुआ। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद तो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब मैं गली गली बांटने गई तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कपड़ा यूज करते थे। क्योंकि जब जिसे पैडमैन ने ये स्टोरी बनाई, उसने 4 साल अपनी बीवी की समस्या को देख के उसे दूर करा। हम कैसे दूर करते हैं? या तो हम अपनी समस्या हो, या हम दूसरों की समस्या को देख के हम उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी मेरी अपनी समस्या हो या आसपास की समस्या हो, जो मुझे लगता है मैं अपने लेवल पर दूर कर सकती हूँ, तो मैं उसे जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा भी काम ये होना चाहिए। मिशन शक्ति का काम ही यही है। मिशन शक्ति के अनुसार, के अंतर्गत वो महिलाओं को रोजगार देते हैं जिससे वो स्वावलंबी बने। तो मिशन शक्ति का एम ही यही है कि महिलाओं के साथ भी अत्याचार जो हो रहे हैं उनको स्वावलंबी बनाए। मेन अगर स्वावलंबी है तो वो अपने आप को सशक्त मानेगी और अपने रास्ते में आई हुई सारी शंकाओं को दूर करेगी। तीसरी बात कि जो हमारी प्रॉब्लम है,
उसको नेगेटिव से हम पॉजिटिव कैसे सोचे। मैं मेन काम इस पे करती हूँ कि नेगेटिव को पॉजिटिव से कैसे सोचे। इस पर एक छोटी सी बात बताती हूँ कि ये NLP, न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्राम। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये है क्या, ये प्रोग्राम है क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। कि जो मानसिकता है, जो लोगों में मानसिकता आ गई, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट हो, ये नहीं कि लेडीज में नहीं आएगी। मैंने जब से बताया कि बहुत से घरों में तो महिला ही अपनी बहू पर अत्याचार करती, जबकि ससुर उनको हाथों पे रखते। तो ये मानसिकता ही तो है कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो उसके बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये है क्या। उन्होंने कहा, आपके वहां दादाजी बैठे, उनसे पूछो वो स्वस्थ हैं। वो बेटा अपने दादाजी के पास गया, उसने कहा, बाबा जी आप ठीक हो। तो उसके दादाजी ने कहा, नहीं मेरे आज घुटनों में बहुत दर्द है। तो उसने कहा, मम्मी, दादाजी ने कहा उनके घुटनों में दर्द है। उन्होंने कहा, दोबारा जाओ, दोबारा पूछ के आओ। और वो दादाजी के पास दोबारा गया, दादाजी आपके घुटनों में कितना दर्द है। तो दादाजी ने कहा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आज मैं चल भी नहीं पा रहा। उस लेडी ने अपने बच्चे से फिर कहा, अब ये कहो कि दादाजी मुझे अपनी और अपने पापा की कोई प्यारी मीठी सी कोई बात बताओ, कोई अच्छा सा, कोई अपनी खुशी का एक मोमेंट बताओ। तो वो दादाजी के पास गया, उसने दादाजी से कहा, दादाजी मुझे अपने और पापा का या मेरा अपना कोई अच्छा सा खुशी का मोमेंट याद दिलाओ। तो उन्होंने कहा, बेटा जब मैं तुम्हें उंगली पकड़ के पार्क में घुमाने जाता था और तुम्हारी तोतली आवाज में तुम्हारी बातें सुनता था, तो मैं सारी बात भूल जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दर्द का जो इंटेंशन थी, जो उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, तो उन्होंने इसके जरिए वहां से डिस्कनेक्ट कर दी, उस थॉट को डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे वो कुछ पल के लिए, हमें केवल कुछ पल चाहिए, कुछ पल जो हमारी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से दूर करने के लिए हमें दूर कर दें। नेगेटिव थॉट से जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें जो बातें होती है, फिर हमारा दिमाग उन बातों को सोचने लगता है। तो NLP यही है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने दिमाग को डिस्कनेक्ट कैसे करें और अच्छे मोमेंट पर हम उसको कैसे लाएं। हाँ जी मैम, कुछ टाइम है और बता सकती हूँ मैं एक दो बातें और? बिल्कुल बता सकते हैं मैम, बताइए। ठीक है। हाँ, तो मैं जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। तो पहला सोल्यूशन तो मैंने आपको ये बताया कि डिस्कनेक्ट, कि आप नेगेटिव थॉट, देखो सब कुछ, हम ह्यूमन है, हमें प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है, मुझे भी आती है। तो मैं 3 साल पहले जब मैंने ये प्रोग्राम नहीं शुरू किया था तो मैं बहुत परेशान रहती थी। और जब से मैंने 3 साल से मैंने नेगेटिविटी क्यों दूर हुई, सब जगह हर किसी की फैमिली में नेगेटिव होते हैं। तो मेरा एक शुरू से फंडा रहा कि मैं अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कोई ना कोई टारगेट शुरू कर देती थी। मैंने इसी में अपनी 2 बुक लिखी, एक मोटिवेशन पे लिखी और एक पर्यावरण पे लिखी। तीसरा, मैंने काउंसलर बन गई, बच्चों की बदौलत ही मैं काउंसलर बनी, मैंने बुक लिखी। तो मैं आज बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी नेगेटिविटी को, जिनके कारण मैं डिस्कनेक्ट हुई और एक अच्छे लगी और मैंने एक अच्छी लाइन पकड़ी। जब मैं लोगों के चेहरे पे खुशी देखती हूँ तो वो मेरे लाइफ का मकसद है। हालांकि मेरे बचपन का पैशन था ये, जो शायद गॉड ने मुझे ढूंढ लिया। और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी शुरू किया, जो मुझे नहीं आती थी। मैंने अपनी लाइफ में 3 बार 90 दिन का कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग शुरू किया। और मैं सोचती थी शायद इंग्लिश इतनी टफ है जो मुझे शायद नहीं आएगी, लेकिन इस पिछले लॉकडाउन में मैंने 90 दिन का कोर्स किया, मुझे आ गई और मैंने दोबारा सिखानी शुरू करी। और जब सिखानी शुरू करी तो 90 दिन के बाद जब मैं कॉलेज गई तो बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 5 बच्चे रहे थे एंड तक, 90 दिन तक वो 5 बच्चों ने खुशी के आंसू थे कि मैम हम फ्री में सीख पाए। और हमें, जब हम इंग्लिश सीखते हैं, कुछ भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, चारों चीज आते हैं। छोटा बच्चा होता है ना कि चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तुतलाना सीखता है, फिर ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग की भी सेम छोटे बच्चे की तरह हमारी लेवल होते हैं। तो वो बच्चे खुश होके बोले, फिर बोले बच्चे दोबारा बैच शुरू करो। दोबारा बैच शुरू करा, मैंने फीस रखी, बच्चे बोले मैम हम पे फीस नहीं है। तब से मैंने अपना पैशन बनाया कि जो मेरा बचपन का पैशन था कि मैं डॉक्टर बन के फ्री में सेवा करूंगी, आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ। और जब बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है, और उनके पेरेंट्स के, टीचर्स डे पे, और अभी मेरा जन्मदिन था 7 सितंबर को, तो आप यकीन नहीं करोगे पूरा दिन मेरा बस मैसेज में रहा। उनकी मम्मियों के भी मैसेज आए और सबके, कि मैं बहुत अच्छा, मतलब उनके चेहरे पे खुशी आती है बच्चों के,
तो माओ के चेहरे पे तो आनी आनी है पेरेंट्स के, और उनके जरिए वो मेरे को भी थैंक्स बोलते हैं, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे चुना। तो मैं दूसरा निवारण दे रही थी आपको कि पहला निवारण तो यही हुआ कि डिस्कनेक्ट कर दो, जैसे कि मैंने कि डिस्कनेक्ट किया। एक बार मैंने किसी, मतलब मैं अगर किसी के साथ मिसबिहेव करती हूँ जो मेरे नेचर है नहीं, तो मैं तुरंत दैट मोमेंट एक अपनी एक्टिविटी सोच लेती हूँ जो मुझे करानी है, चाहे वो कॉलेज की, जैसे मैंने बुक सोची तो मुझे 2-4 महीने बुक में लग गई, दिमाग में डाइवर्ट हो गया। तो ऐसे ही आप अपनी परेशानी को डाइवर्ट करने के लिए कोई मोमेंट को सोच के एक अच्छा सा पॉजिटिव कोई एक टारगेट ढूंढिए जो आप कर सकते हो। और आप अगर करना चाहते हो तो मैं आपके इस मिशन में आपके साथ हूँ। आपको दिमाग में टारगेट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि हमें एक्शन भी लेना है, सोचना नहीं है, हमें एक्शन लेना है। एक्शन लोगे तब भी आप बिजी रहोगे। दूसरा, क्या आपने कभी किसी ने सोचा मोबाइल बोलता है? आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो यदि आपने लिखा मोबाइल बोलता है। मैं इसके आपको एग्जांपल दूंगी, मोबाइल बोलता है। किसी ने सुना है, किसी ने देखा है एग्जांपल? तो आप मुझे चैट बॉक्स पे यस लिखिए कि मोबाइल बोलता है। किसी ने सुना है मोबाइल बोलता है? मैं किसी के घर गई, उन्होंने मेरे से पूछा कि मोबाइल बोलता है, क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ ये सच है, मोबाइल बोलता है। अब मैं बताऊं कैसे। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड भी आईआईटी हैं और मेरा बेटा भी एमबीबीएस कर रहा है, परस्यूडिंग है, 3rd ईयर है उसका, गवर्नमेंट सीट से है। तो लॉकडाउन था, घर में थे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा, तो दोनों मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तुम क्यों तुम्हें सुनेगा कौन, तुम हो कौन। मैंने 5-6 वीडियो बनाई, मैं बड़ी डिप्रेस से होकर बाहर बैठी हुई थी, बहुत डिप्रेस थी कि क्या करूं क्या ना करूं, बहुत दोनों ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया था। तो मैं अपने बाहर बैठी थी लॉन में, तो सडनली मैंने मोबाइल खोला और मैंने एक मैसेज देखा तुरंत। वो मेरे सर थे जो मलेशिया में गई थी, साइंटिस्ट हैं वो, दिल्ली CSIR में। वो कभी कभी मुझे पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अचानक से मैंने एकदम का मैसेज देखा, उनका लिखा था कि कोशिशें करती रहो, कोशिशें करते रहो, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, कोशिशें करती रहो, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, चमत्कार यूं ही नहीं हुआ करते, कोशिशें करते रहो, कोशिशें करते रहो, और इट्स फॉर योर एफर्ट्स। बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी थी, इट्स फॉर योर एफर्ट्स। तो मैंने कहा भगवान ने एक संकेत दे दिया कि तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, वो सही है। मैंने तुरंत अपने आप को मुंह धोया, तैयार हुई, वीडियो बनानी शुरू करी। मैंने कहा भगवान ने इंडिकेशन दे दिया कि तुम इस काम को करते रहो। तो ऐसे ही मैं जब भी कोई परेशान होती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, तुरंत एट दैट मोमेंट मैं यूट्यूब पे हर संडे लाइव रहती हूँ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास यूट्यूब पे लाइव, इंग्लिश स्पीकिंग पे लाइव रहती हूँ, और हर संडे पर्सनल डेवलपमेंट की लाइव रहती हूँ। तो परेशान रहती थी, जैसे कोई भी मुझे किसी भी टॉपिक पे बोलना है, तो आप यकीन करोगे कि मुझे संडे को मुझे लाइव लेना है, शाम को 7 बजे लेती हूँ, तो संडे को मुझे दिन में 11 बजे मुझे वेबिनार मिल जाती थी उसी टॉपिक पे, जो मुझे टॉपिक लेना होता था, तो मुझे और थॉट्स मिल जाते थे। मतलब मेरी लाइफ इस चीजों से भरी हुई है। तो मैं भगवान के दिए हुए कदम पर चलती हूँ, भगवान रास्ता दिखाता है, मोबाइल भी दिखाता है मुझे रास्ता, मुझे भगवान भी दिखाता है। तो भगवान मुझे रास्ता दिखाता है, मैं उस पथ पर चलती हूँ। और मेरे पर तो बातें बहुत सारी है बताने के लिए। तो 1% व्यक्ति वो काम करते हैं जो 99 नहीं करती। जॉब स्टीव, एप्पल फाउंडर के एप्पल के फाउंडर जेब स्टीव्स का कहना था, 1% व्यक्ति वो काम करते जो 99 नहीं करते। तो आप हमेशा अगर 1% में रहोगे, आप अगर हमेशा 1% में रहोगे तो सक्सेस आपके आगे आएगी और भगवान आपके रास्ते खोलेगा, क्योंकि रास्ते भगवान ही खोलता है। हिम्मत आपको अपना आप करनी है, अब चाहे वो आपकी प्रॉब्लम कैसी भी हो। तो आप अपने रास्तों से ही अपने रास्ते खोलेंगे और रास्ते भगवान खोलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है, कोई भी किसी दिमाग में कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क मी। कोई भी स्टूडेंट यदि आप में से अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए डॉक्टर रेनू मैम से। जो भी कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए मैम से। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम आपने जैसे बताया यूट्यूब पे आपका चैनल है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो किस नेम से है? मैं अभी 1 अक्टूबर से शुरू करूंगी बेटा, तो मैं ज्योत्सना मैम को लिंक दे दूंगी। ओके मैम, जी मैम, थैंक यू। कनेक्ट कर लेना।
कोई भी आपकी कोई भी अपनी परेशानी है उससे संबंधित भी आप मैडम से पूछ सकते हैं। ये मोहित के नाम से किसने हाँ। स्क्रीन पर रखा है? ये बेटा आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल भी आप अगर इस समय सबके सामने नहीं पूछना चाह रहे हो कि पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 98 370 98 370 370 737 आशी 737 मैम वन प्लीज रिपीट 98 98 370 370 737 373 737 किसी भी स्टूडेंट को मैं आपको 54 रोक रही हूँ। किसी भी स्टूडेंट को यदि नंबर चाहिए हो तो आप Yes, मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप से पढ़ना लेना। चाहते हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं। यस मैम लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे सवेरा जरूर मिलेगा। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना, जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये भी बताया बच्चों, मैंने अभी देखिए व्हाट्सएप पर जो मैंने आपको सुनाई है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने व्हाट्सएप पर देखी थी, जो मैंने फिर नोट करी है। और एक बात और है कि मैंने अपनी बुक लिखी है छू लो आसमान, तो मैंने उसमें भी लिखा है मैं जिद्दी हूँ, क्योंकि जिद के मेरा काम नहीं होती। अच्छे काम के लिए जिद अच्छी है, तो आप जिद करिए अच्छे काम के लिए और अपने मुकाम को हासिल करते रहिए। आज मेरी 4 बच्चों ने अपना खुद का कोचिंग खोला इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद, और एक ने आईएएस की धुन ले ली, धुन कि मुझे आईएएस पैशन, जुनून चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो 2-3 बच्चों ने आईएएस बनने का सपना लिया है, जो मेहनत कर रहे हैं, आगे प्रभु की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर रेणु जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत सहज रूप से सारे छात्राओं को और हम सबको भी लाभान्वित करा। और इसी संदर्भ में मैं ये चाहूंगी, डॉक्टर वेणु वनीता जी, क्या आप जुड़े हुए हैं मुझसे? हेलो जी है ना? जी दीदी। हाँ, कुछ आप बोलना चाहें तो आप अपने वक्तव्य दे सकती हैं, साधारण आमंत्रित हैं आप ही। बहुत अच्छा रेणु जी आपने बताया, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप पॉजिटिविटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं, और आजकल के स्टूडेंट्स में यही चीज़ जागृत करने की जो ज़रूरत है, और ये समय हम आपको बहुत कम दे पाए हैं। हम आगे भी आपको आमंत्रित करेंगे कि आप इसी तरह के मोटिवेशनल व्याख्यान मिशन शक्ति के जरिए हमारे छात्राओं तक पहुंचाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यही स्वप्न है कि हमारी देश की, उत्तर प्रदेश की छात्राएं और लड़कियां जागरूक बने और अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना आत्मविश्वास डेवलप करें, जो आपका भी मोटिव है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और यहाँ उपस्थित जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट हैं उन सबका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी छात्राएं यहाँ जुड़ी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो अगले सैटरडे को होने वाले मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए अपनी मित्रों को और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है। और जो यहाँ शिक्षिकाएं जुड़ी हुई हैं उनसे भी मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि प्लीज इसको बहुत अधिक लोकप्रिय बनाइए, जिससे हमारी छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो सके। हमारे प्राचार्य जी किसी काम से विश्वविद्यालय में व्यस्त हैं, तो वो हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। मैं उनकी तरफ से भी जुड़ गई है, जुड़ गई है मैम। किरण मैम, अगर प्रिंसिपल मैम अगर आप जुड़ी हुई हैं तो मैं आपका सादर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप कुछ कहना चाहिए? जी नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मैं आप मैं ना आज यूनिवर्सिटी मीटिंग में आई हुई हूँ एक प्रमोशन के लिए, तो इस समय जरा यूनिवर्सिटी से आए हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए सब गेस्ट हैं,
तो मैं सभी को पहले तो अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स कमेटी है सभी को बहुत बहुत मेरी मुबारकबाद। तो वेल डन जो आप लोगों ने काम किया। और सॉरी मैं यहाँ पर होटल में बैठी हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आप सभी के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम होते रहे। ये बहुत हमारे समाज के लिए जरूरी भी है। आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया अपना, और इतने बिजी शेड्यूल में फिर भी हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से हमारी उसको सुना और देखा। नहीं, मैं सुन तो नहीं पाई, मैं एक्चुअली में बताऊं सुन तो मैं पाई नहीं, मैंने अभी एकदम से मैसेज देखा, मैं अभी कर पाई, लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और मिशन शक्ति का जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया है ये सभी के लिए जरूरी है। और हम लोग सब भी एक विमेन है, और हम लोगों को वास्तव में क्या है, हमारे अंदर की पहचान हम लोगों को करनी है कि हम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ है करने के लिए, अपनी पहचान करके। लेकिन मैं एक बात सबसे ये कहूंगी कि हम पोटेंशियल है, हम लोग बहुत आगे भी जा रहे हैं, लेकिन हम प्लीज अपनी मर्यादाओं को ना भूलें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें पावर मिल गई है तो हम अपनी मर्यादा को भूल के हम कुछ भी कर सकते हैं। लॉ बने हैं, सब कुछ है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, इतनी स्कीम्स हैं, उसको लेके हम लोग जहां तक है हम उसको बेनिफिट उठाए। जो हमारे बहुत ऐसी लेडीज हैं जो घरों में हैं, वो नहीं आगे आ पा रही हैं, हम उनको सहयोग दें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक नारी जो है बहुत एक सौम्य रूप है उसका, तो हम उसको अगर ध्यान में रखते हुए हम करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे के लिए जाए, अच्छे रास्ते पर चले। सॉरी मैं बीच में अब मैं जाना चाहूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना जी बहुत अच्छा, वेणु मैम, स्मृति मैम और सभी के साथ। सबसे पहले आपका धन्यवाद दीदी। और थैंक यू। जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे क्या क्या घटनाएं स्त्रियों के साथ घट रही हैं और कितनी हमें परेशानियां देखनी पड़ी हैं। उस परेशानियों को उन्होंने बहुत सहज और सरल शब्दों से व्यक्त किया, और मुझे आशा है कि छात्राओं को भी इस चीज का समझ में आया होगा। और छात्राओं को यदि कोई दिक्कत है तो आप उनका नंबर डॉक्टर रेणु जी का मुझसे ले सकती हैं किसी भी समय। जब भी आप कॉल करेंगे या कुछ करेंगे, मैं उनका नंबर सहज रूप से तुरंत उपलब्ध कराऊंगी। और पूरे में अपने प्राचार्य जी, अपने साथी डॉक्टर वेणु वनीता जिन्होंने इस मिशन अभियान का कार्यक्रम के अंतर्गत हमें मौका दिया डॉक्टर रेणु जी को सुनने का, और अपनी साथी डॉक्टर विनीता गुप्ता, डॉक्टर राखी त्यागी, पूनम सिंह मैम, शुभा मैम, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। और अपने प्रिय छात्राओं जिन सब ने अपना समय दिया, स्मृति मैम और उनके साथी सहयोगी जन हमारे साथ जुड़े रहे। साथ में दीपक राठी जी का विशेष सहयोग रहा, उनके बिना तो ये कार्य संभव ही नहीं था। और मैं इस कार्यक्रम को आपसे समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगी। धन्यवाद मैम। वेल डन, वेल डन, वेल डन। थैंक यू। दीपक जी, दीपक जी। ओके, नमस्कार सभी को।